Hey everyone, what's up? Welcome back to the channel and to the playlist Neve and to the part 2 of chapter number 3 Theory Base of Accounting. देखो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया था? लास्ट वीडियो में हमने नीड फॉर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट कर लिया था। बिल्कुल, ये कंप्लीट हो गया था। कंटेंट ऑफ थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में हमने फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस जो 3 थी हमारी, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल, ये कंप्लीट कर ली थी। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो टोटल 9 हैं, उसमें से हमने 2 कवर कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम बाकी के बचे हुए जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यानी कि गैप 7 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो चलो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक आज का, जिसका नाम है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। देखो, अकाउंटिंग पीरियड बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। हमने गोइंग कंसर्न अजम्पशन में क्या पढ़ा था? गोइंग कंसर्न अजम्पशन में हमने पढ़ा था कि एक बिजनेस, इट इज एक्सपेक्टेड कि वो बिजनेस है लंबे टाइम तक, बहुत सालों तक, इंडेफिनिट पीरियड तक चलता रहेगा, बहुत लंबे पीरियड तक चलता रहेगा। द क्वेश्चन इज, क्या हम मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स, हम वेट कर सकते हैं बहुत सारे सालों का बिजनेस की परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए? इसका जवाब है डेफिनेटली नो, क्योंकि हमें टाइमली इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, एक रेगुलर इंटरवल पे इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ताकि हम टाइमली एप्रोप्रिएट डिसीजन ले पाए। यही अकाउंटिंग का पर्पस भी है, ठीक है। इसीलिए जो पूरे बिजनेस के लाइफ स्पैन को, लाइफ टाइम को छोटे छोटे रेगुलर इंटरवल्स में डिवाइड किया गया है। यूजुअली वो जो पीरियड होता है, वो जो इंटरवल होता है, वो 1 साल का होता है और उसी को अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। अब एग्जांपल पे देखते हैं। बिजनेस ए विच इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू फॉर मेनी ईयर्स। क्वेश्चन इज, कैन वी यानी एज ए यूजर्स वेट टिल द बिजनेस क्लोजेस डाउन टू कैलकुलेट प्रॉफिट या फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस? डेफिनेटली नो। क्यों? इसका जवाब यह है क्योंकि ओनर्स को, इन्वेस्टर्स को, बैंक्स को या बाकी के जो भी यूजर्स हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, उसको टाइमली इंफॉर्मेशन चाहिए होती है अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। और इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना, वो प्रिपेयर किए जाते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे, यूजुअली 1 ईयर। जो रेगुलर इंटरवल अकाउंटिंग में प्रिस्क्राइब्ड है, वो यूजुअली 1 साल का होता है और इसे ही, इस 1 साल के पीरियड को ही अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहा जाता है। इंडिया में जनरली जो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल और खत्म हो जाता है अगले साल 31 मार्च को। और इस अकाउंटिंग पीरियड को हम फाइनेंशियल ईयर भी कह सकते हैं। इसको लिखा जाता है FY यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27, यानी 1 अप्रैल 2026 से ये साल स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2027 पे ये खत्म हो जाएगा। इसको हम फिस्कल ईयर भी कह सकते हैं और इसको अकाउंटिंग ईयर भी कह सकते हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। चलो इसको हम एक बार अपनी टेक्स्ट वाली स्लाइड से भी समझ लेते हैं। अकाउंटिंग पीरियड concept states that the life of a business is divided into fixed period of time for preparing financial statement। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हमें बिजनेस के बंद होने का इंतजार करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, which is not feasible, which is not possible। एंड क्यों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए और बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हमें बिजनेस के क्लोज होने का इंतजार करना पड़ेगा। हम इसी चीज को अवॉइड करना चाहते हैं, इसीलिए अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट लेके आया गया है। ए बिजनेस इज अज्यूम्ड टू कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग पीरियड अंडर द गोइंग कंसर्न अजम्पशन। यही समझा था हमने अपनी सबसे पहली अजम्पशन में। हाउएवर, ओनर्स, इन्वेस्टर्स एंड अदर यूजर्स कैन नॉट वेट until the business closes down to know its performance, कि बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस खाया, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ये जानने के लिए हम बिजनेस के बंद होने का इंतजार नहीं कर सकते। इसीलिए लाइफ ऑफ अ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू अकाउंटिंग पीरियड यूजुअली 1 ईयर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, और इसी पीरियड को अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। ठीक है, ये यहां पे मैंने वही सेम बात लिखी हुई है कि इंडिया में 1 अप्रैल से 31 मार्च फॉलो होता है। इसको हम फाइनेंशियल ईयर, फिस्कल ईयर या अकाउंटिंग ईयर कह सकते हैं। क्लियर है? बहुत सिंपल, छोटा सा टॉपिक था,
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। एक एग्जांपल, सब कुछ क्लियर। देखो, बिजनेस ए है, इसने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में 50 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। अब आप अपने आप को एक इन्वेस्टर मान के चलो, ठीक है। आप सिर्फ इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्या बिजनेस ए में पैसा डालना चाहोगे, क्योंकि एज इन्वेस्टर हमारा गोल क्या होता है कि हमारा पैसा ग्रो करे। अगर मैं 1 लाख रुपए डालूं, मुझे उस पर कुछ अच्छी रिटर्न मिले, मेरा पैसा 1 लाख रुपए से बढ़ जाना चाहिए। यही इन्वेस्टर का पर्पज होता है, इन्वेस्टिंग का। तो एज एन इन्वेस्टर क्या आप इस बिजनेस में पैसा डालना चाहेंगे? बिल्कुल डालना चाहेंगे सर, शायद डालना चाहेंगे, क्योंकि बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 50 लाख का प्रॉफिट एक अच्छा प्रॉफिट है। ठीक है जी, बिल्कुल। विल एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन द बिजनेस? लाइकली यस, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी है। लेकिन हियर इज द कैच, बिजनेस ने एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताई ही नहीं अपने यूजर्स यानी अपने इन्वेस्टर्स को। वो क्या था कि एक मेजर लॉ सूट यानी कि केस चल रहा है कंपनी के अगेंस्ट, जो 5 करोड़ का है। यानी कि अगर बिजनेस ए अगर वो केस हार जाता है तो उसको 5 करोड़ रुपए का पेमेंट करना पड़ सकता है। अब आप बताइए एज एन इन्वेस्टर कि क्या ये इंफॉर्मेशन जो आपको या तो इंटेंशनली नहीं बताई गई या फिर आपको बताने से रह गई गलती से, क्या ये इंफॉर्मेशन आपका डिसीजन चेंज कर सकती है? डेफिनेटली, लाइकली यस। हो सकता है कोई इन्वेस्टर फिर भी इस बिजनेस में पैसा लगाना चाहे, लेकिन ये इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर के डिसीजन को इफेक्ट जरूर करेगी। ठीक है, तो कैन दिस इंफॉर्मेशन अफेक्ट द इन्वेस्टर्स डिसीजन ऑफ इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस? यस, डेफिनेटली। भले ही वो फिर भी करना चाहे ना करना चाहे, लेकिन इंपैक्ट जरूर करेगी ये इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर के डिसीजन को। अब यही फुल डिस्क्लोजर कहता है कि सभी मटेरियल और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बिजनेस अकाउंटिंग को डिस्क्लोज करने चाहिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। देयरफॉर ऑल मटेरियल एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज्ड, यानी कि बताए जाने चाहिए इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यही फुल डिस्क्लोजर का कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक है, अब देखो यहां पे एक चीज ये है कि हर एक छोटी चीज को हमें इंफॉर्म नहीं करना है। आपके बिजनेस में एक कैलकुलेटर जो कि 500 रुपए का था वो खो गया, आपको ये चीज इंफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। यहां पे क्या बात हो रही है? सभी मटेरियल एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो यूजर्स के डिसीजन को इंपैक्ट कर सकती हो। 50 लाख का प्रॉफिट हुआ है, 500 रुपए का कैलकुलेटर खो गया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमें यहां पे सिर्फ मटेरियल और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने की बात कही गई है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो अब इसको नेक्स्ट टेक्स्ट स्लाइड से समझ लेते हैं। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल स्टेट्स दैट ऑल इंपॉर्टेंट and relevant information relating to the financial statements should be properly disclosed. According to this principle, all material information that may affect the decision of users should be disclosed in the financial statements. 5 करोड़ रुपए का एक केस इन्वेस्टर के डिसीजन को चेंज कर सकता है, 500 रुपए का कैलकुलेटर नहीं करेगा। इसीलिए सभी इंपॉर्टेंट और मटेरियल इंफॉर्मेशन को हमें डिस्क्लोज करना होता है। सच डिस्क्लोजर मे बी मेड थ्रू नोट्स, शेड्यूल्स और एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स अटैच्ड टू द अकाउंट्स। देखो, इस तरह की एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर हमें किसी यूजर को बतानी है तो हमें कहां मेंशन करते हैं? जब हम किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं यानी फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो उसके नीचे एक सेक्शन होता है, उस सेक्शन का नाम है नोट्स टू द अकाउंट्स। तो जो इंफॉर्मेशन प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट में ऑलरेडी नहीं आ रही है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, उसको हम नोट्स टू अकाउंट्स में बता देते हैं, दिखा देते हैं, ताकि यूजर्स तक रिलेवेंट इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। ठीक है, अब इससे होगा क्या? दिस हेल्प यूजर्स अंडरस्टैंड द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। 50 लाख रुपए का प्रॉफिट अच्छा तो है, लेकिन अगर बिजनेस ए वो 5 करोड़ का क्लेम हार जाता है, केस हार जाता है, तो 50 लाख रुपए का प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस जो है उसको कम्युनिकेट करने के लिए नोट्स टू अकाउंट्स में इस तरह की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाती है, विच इज फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट।
एग्जाम्पल हमने वही डाला हुआ है, इफ ए कंपनी हैज पेंडिंग लीगल केस विच में अफेक्ट्स इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, द डिटेल्स शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू अकाउंट्स। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए जी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हमारा मैटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। मैटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, मैं आपको पहले एक नॉन अकाउंटिंग एग्जांपल समझाता हूं। देखो, आप दोस्तों का ग्रुप एक ट्रिप पे घूमने गए। एक ट्रिप पे क्या क्या मेजर खर्चे हो सकते हैं, एक तो ट्रैवल का मेजर खर्चा होता है, आप बस से, ट्रेन से, कार से, फ्लाइट से कहीं भी घूमने जा रहे हो तो एक तो ट्रैवल का मेजर खर्चा होता है, एक खाने पीने का मेजर खर्चा होता है, एक स्टे का मेजर खर्चा होता है। बाकी सभी खर्चे छोटे मोटे जो भी होते हैं उनको आप अदर एक्सपेंस में क्लब करके चार कैटेगरीज बनाई। स्टे, अगर आप अपने उस ट्रिप की अकाउंटिंग करेंगे तो चार कैटेगरीज बन सकती हैं, स्टे, फूड एंड बेवरेज यानी खाना पीना, ट्रैवल और अदर एक्सपेंसेस। मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट भी वही बात करता है कि बिजनेस में बहुत सारे छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस होते हैं, खर्चे होते हैं, उसको सेपरेटली रिकॉर्ड करने की या डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए उसको अदर सिमिलर नेचर के आइटम्स के साथ क्लब करके रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है, चलो अब इसको अकाउंटिंग एग्जांपल से समझ लेते हैं। बिजनेस ए ने दो चीजें खरीदी हैं, एक खरीदा है उसने 500 रुपए का कैलकुलेटर, एक खरीदा है उसने बिल्डिंग जो कि 1 करोड़ रुपए की है। अब माय सिंपल क्वेश्चन इज, क्या इन दोनों ही आइटम्स को सेम लेवल ऑफ अटेंशन या सेम लेवल ऑफ डिटेल्स के साथ रिकॉर्ड किया जाना चाहिए? ये क्वेश्चन है मेरा। अब आपका आंसर भी यही होना चाहिए कि डेफिनेटली नॉट सर, कहां 500 रुपए, कहां 1 करोड़ रुपए का अमाउंट। इसीलिए कैलकुलेटर जो एक बहुत छोटी चीज है उसका अमाउंट स्मॉल है, विच इज नॉट मैटीरियल। डिटेल्ड डिस्क्लोजर या सेपरेट रिकॉर्डिंग इसकी नेसेसरी नहीं है, इसीलिए इसको क्लब किया जा सकता है विद सिमिलर स्मॉल आइटम्स। जैसे बिजनेस में हर रोज एम्प्लॉयज के लिए चाय आती है जिसका खर्चा होता है रोज 50 रुपए, 100 रुपए, इस तरीके से करके। ठीक है, कैलकुलेटर के साथ आपने डायरी खरीदी, नोटबुक खरीदे, पेन खरीदे, पिन्स खरीदी, स्टैम्प्स खरीदे, इंक पैड खरीदा, बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं। अकाउंटिंग कहती है यार अगर मैं हर एक ट्रांजैक्शन को हर के लिए अकाउंट बनाऊंगी या अलग से पूरी डिटेल के साथ रिकॉर्ड करूंगी तो मैं बहुत लेंदी हो जाऊंगी, मुझे संभालना और समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए छोटे छोटे खर्चे और सिमिलर नेचर के खर्चों को क्लब करके रिकॉर्ड और डिस्क्लोज किया जा सकता है। लेकिन बिल्डिंग जैसे बड़े खर्चे को जिसका अमाउंट सिग्निफिकेंट है, मतलब मटेरियल है, और ये जो ट्रांजैक्शन है वो किसी बिजनेस किसी यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो उसको रिकॉर्ड भी किया जाना चाहिए सेपरेटली और डिस्क्लोज भी किया जाना चाहिए सेपरेटली। ये मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है। अब देखो ये ना 500 रुपए और 1 करोड़ वाली बात नहीं है, ये हर एक कंपनी अलग अलग अपनी पॉलिसी डिसाइड कर सकती है कि हमें किस अमाउंट को मटेरियल मानना है, किस अमाउंट को नॉन मटेरियल मानना है। हो सकता है एक छोटी सी किराने की जो शॉप है उसके लिए 500 रुपए का कैलकुलेटर भी एक ठीक ठाक खर्चा है, तो वो उसको सेपरेटली रिकॉर्ड कर सकती है। और हो सकता है किसी एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए 10,000 रुपए का ट्रांजैक्शन भी एक छोटा ही ट्रांजैक्शन है, तो उसने पॉलिसी बना ली कि 10,000 से नीचे के ट्रांजैक्शंस मैं एक साथ अदर सिमिलर आइटम्स के साथ क्लब करके रिकॉर्ड कर सकती हूं, लेकिन उससे ऊपर के मैं सेपरेटली दिखाऊंगी। और किसी बिजनेस के लिए 500 रुपए भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट हो सकता है। तो इट डिपेंड्स, ये कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि 500 या 1000, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द कंपनी एंड डिस्क्रिशन ऑफ द मैनेजमेंट कि वो कितने लेवल तक चीज़ों को मॉनिटर करना चाहती है सेपरेटली। ठीक है, चलो जी, तो ये मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट इन समरी हमें क्या बताता है? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्या ये यूजर्स के इंफॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस कर सकती है, तो इसका सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। यही मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है, बाकी कुछ भी सेपरेटली डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है अगर वो नॉन मैटेरियल है, इमैटेरियल है। ठीक है, एक क्लैरिफिकेशन यहां पे जो बहुत जरूरी है वो ये है बच्चों कि मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट ये नहीं बोल रहा है कि 500 रुपए के कैलकुलेटर को आप रिकॉर्ड ही मत करो या इमैटेरियल ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड ही मत करो। बात यहां हो रही है कि हमें कितना डिस्क्लोजर जरूरी है कौन से आइटम्स के लिए। यहां पे हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि कितना अटेंशन दिया जाना चाहिए या फिर कितनी डिटेल में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए कौन सा ट्रांजैक्शन। रिकॉर्ड सारे होंगे, चाहे 1 रुपए का भी ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड तो जरूर होगा, लेकिन छोटे ट्रांजैक्शन क्लब करके रिकॉर्ड कर लो, बड़े ट्रांजैक्शन को सेपरेटली रिकॉर्ड करो। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। चलो अब हम चलते हैं अपने नोट्स वाली स्लाइड पे। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स
that only those items and information which are important and material should be given special attention in accounting records and financial statements. According to this concept, all material facts that may influence the decision of the users should be properly disclosed in the financial statements. Small or insignificant items may not require detailed treatment, but important items should be shown separately to present a true and fair view of the business. ठीक है? However, यही वो डिस्क्लेमर है जो मैंने पहले भी लिखा था. All financial transactions are recorded in the books of accounts. Materiality only affects the level of attention, presentation and disclosure given to that particular item. यहां पे भी वो कैलकुलेटर वाला एग्जांपल है. कैलकुलेटर 500 रुपए का है, बिल्डिंग 1 करोड़ की है. आर बोथ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. रिकॉर्डिंग दोनों की होगी, लेकिन बिल्डिंग इज ए मटेरियल आइटम एंड इज शोन सेपरेटली and disclosed properly, whereas the calculator may be grouped with other small items. आपने डायरी, पेन, पेपर, पिन्स, स्टैम्प, इंक पैड, स्टैम्प्स ये सब खरीदे हैं, उसके साथ कैलकुलेटर को क्लब करके अदर एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, अदर ऑफिस एक्सपेंसेस में आप क्लब करके दिखा सकते हो. आई होप ये क्लियर है. मेटीरियलिटी कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो कंप्लीटेड. नेक्स्ट है हमारा प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट. मैं इस कॉन्सेप्ट को एक लाइन में खत्म कर सकता हूं. अकाउंटिंग में ऑलवेज अज्यूम द वर्स्ट केस सिनेरियो. कॉन्सेप्ट खत्म. लाइफ में नहीं, लाइफ में हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, बट अकाउंटिंग बोलता है कि आपको अकाउंटिंग करते टाइम हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो ही होगा, ये मान के चलना चाहिए. ठीक है, चलो इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं. बहुत सिंपली क्लियर हो जाएगा ये. बिजनेस ए के पास दो ऐसी सिचुएशन है जिसका रिजल्ट आना बाकी है, अनसर्टेन है उसका रिजल्ट क्या होगा. ठीक है, एक है कि बिजनेस ए के अगेंस्ट में एक केस फाइल किया गया है. अगर बिजनेस ए वो केस हार जाता है तो उसको 5 लाख रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा. दूसरी सिचुएशन है कि बिजनेस बी ने भी किसी एक्सटर्नल पार्टी पे या किसी और बिजनेस पे या किसी और पर्सन पे एक केस किया है, और अगर बिजनेस ए वो केस जीत जाता है तो उसको 5 लाख रुपए का अमाउंट मिलेगा. अकाउंटिंग कहती है ऑलवेज कंसीडर द वर्स्ट केस सिनेरियो, यानी कि अगर पॉसिबल लॉस है आप ये मान के चलो कि वो लॉस होगा और उसको अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर लो, रिकॉग्नाइज कर लो, यानी आप या तो इसको डिस्क्लोज कर दो या फिर आप इसको रिकॉर्ड कर दो. लेकिन पॉसिबल गेन अगर है तो आप इसको इग्नोर कर दो. डोंट रिकॉग्नाइज दैट अंटिल इट बिकम सर्टेन. आप इस 5 लाख रुपए के गेन को जो आपको हो सकता है तब तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक या तो आप केस जीत जाए या फिर आपको 5 लाख रुपए का अमाउंट मिल जाए. ठीक है, यही हमारा प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है. सभी पॉसिबल लॉसेस रिकॉग्नाइज करो, सभी पॉसिबल प्रॉफिट्स डू नॉट रिकॉग्नाइज. इन शॉर्ट, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड, रिकॉर्ड और डिस्क्लोज फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस. इसको ही हम प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहते हैं. In accounting, always assume the worst case scenario. Never celebrate too early कि हम ये केस जीत जाएंगे तो हमें ये गेन हो जाएगा. बिल्कुल नहीं. आप ये मान के चलो अगर आपको कुछ लॉस होने वाला है तो ये मान लो कि लॉस हो गया है और उसको रिकॉर्ड कर लो, और अगर कुछ प्रॉफिट होने वाला है तो आप ये मान के चलो कि आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा, इसलिए कुछ भी रिकॉर्ड मत करो. क्लियर है? बहुत सिंपल सी बात है. इसको अब हम अपनी टेक्स्ट वाली साइड से समझ लेते हैं. प्रूडेंस, conservatism concept states that possible losses and expenses should be recognized, but profits should not be recognized until they are reasonably certain. जज ने फैसला सुना दिया कि बिजनेस ए सही कह रहा है, बिजनेस ए जीत गया, तब ये रीजनेबली सर्टेन हो गया कि हम केस जीत गए, हमें 5 लाख रुपया मिल जाएंगे. तो उस केस में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट फैसला आने से पहले, हथौड़ा गिरने से पहले हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते. ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस. दिस कॉन्सेप्ट फॉलोज ए कॉशियस अप्रोच. ये आपको बोलता है कि आप सेफ होके चलो,
थोड़ा सावधान होके चलो। आप अपने प्रॉफिट्स को या अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को ओवर स्टेट नहीं कर सकते। मान लो आपने ये सोच लिया कि मैं 5 लाख रुपए का केस ये है जीत गया, यानी मुझे 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं, आपने उसको आज रिकॉर्ड कर लिया और कल को वो केस आप हार जाते हैं, तो उस केस में आपने आज जो अपना प्रॉफिट बढ़ाया था वो ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि गलत है। अकाउंटिंग बोलती है आप अपने प्रॉफिट को कम भले ही करके चल लो, ज्यादा आप शो नहीं कर सकते। वाइल प्रिपेयरिंग financial statements, expected losses are considered and recorded, but expected profits are ignored until they become certain. This helps in avoiding overstatement of profits and assets and present a more realistic financial position of the business. हमारा पर्पज ये है कि हम ज्यादा रियलिस्टिक फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दें अपने यूजर्स को। ठीक है, a court case is pending against a business, it may have to pay rupees 5 lakh as compensation. The possible loss should be recognized, recorded or disclosed. However, if the business has filed a court case against another company and expect to receive rupees 5 lakh, यहां पे गेन की बात हो रही है, तो पॉसिबल गेन जो है विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड अंटिल इट इज रीजनेबली सर्टेन कि वो 5 लाख रुपए का अमाउंट हमें मिलने वाला है। प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, ऑलवेज अज्यूम द वर्स्ट केस सिनेरियो इन अकाउंटिंग, नॉट इन लाइफ। ठीक है, चलो जी, अब बात करते हैं हम अपने हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट की। सर ये क्या होता है, अब हमें हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी क्या अकाउंटिंग में? नहीं बेटा, ये सिंपल एक बात कहता है कि हमें अपनी एसेट्स को इसकी ओरिजिनल कॉस्ट, जितना आपने पे किया है उस कॉस्ट के लिए, उतने पे ही रिकॉर्ड करना है। उसकी उस एसेट की वैल्यू में बाद में जितना भी चेंज होता है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जांपल देखते हैं। बिजनेस ए ने एक लैंड खरीदी थी 2024-25 में, 10 लाख रुपए पे किए थे उस लैंड को खरीदने के लिए। ठीक है, 27-28 फाइनेंशियल ईयर 2027-28 में उस लैंड की जिसके लिए 10 लाख रुपए पे किए थे बिजनेस ए ने, उसकी वैल्यू 25 लाख रुपए हो गई। क्वेश्चन इज, एट व्हाट वैल्यू शुड द लैंड बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? 10 लाख रुपए पे, ऑप्शन ए ओरिजिनल परचेज कॉस्ट ऑफ रुपीज 10 लाख, या फिर करंट मार्केट वैल्यू ऑफ 25 लैक्स। 10 लाख रुपए वो अमाउंट है जो हमने पे किया था, 25 लाख रुपए किसी एक एक्सपर्ट ने वैल्यूएशन की और बोला कि ये जो लैंड है, अब ये जो जमीन है वो 25 लाख रुपए की हो चुकी है। हमें किस पे रिकॉर्ड करना चाहिए? आंसर है ओरिजिनल परचेज कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना चाहिए। इसको ही हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं, जिसमें एसेट्स आर जनरली रिकॉर्डेड एट देयर हिस्टोरिकल और ओरिजिनल कॉस्ट, नॉट एट देयर करंट मार्केट वैल्यू। इस पे रिकॉर्ड नहीं होती हैं, इस पे रिकॉर्ड होती हैं। ये तो सिंपल था, इसे ही हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं। बट अब रीजन समझना जरूरी है कि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट को ही पकड़ के क्यों चले हैं, हम करंट मार्केट वैल्यू पे अपने एसेट को क्यों रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। इसका सिंपल आंसर ये है, अकाउंटिंग हमेशा एविडेंस पे काम करती है। 25 लाख रुपए का हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, हमारे पास एविडेंस है 10 लाख रुपए का, क्योंकि हमने उतना अमाउंट पे किया था उस जमीन को खरीदने के लिए। अकाउंटिंग बिना एविडेंस के कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करती है, ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, आई थिंक ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन समझते टाइम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। इस 25 लाख रुपए का हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए 10 लाख रुपए पे ही एसेट को रिकॉर्ड किया जाएगा। दूसरा रीजन ये है, दूसरा रीजन है कि 25 लाख रुपए जो है वो चेंज हो सकते हैं एक्सपर्ट टू एक्सपर्ट। 10 लाख रुपए चेंज नहीं हो सकते क्योंकि वो हमने पे किया था, दैट इज द रियल अमाउंट दैट वी पेड। बट 25 लाख रुपए हमने एक एक्सपर्ट ए को बुलाया, उसने बोला मेरे हिसाब से, उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से लैंड की जो वैल्यू है वो 25 लाख रुपए है। कि हम किसी और एक्सपर्ट को बुलाएंगे, वो हो सकता है कि नहीं मेरे हिसाब से 20 लाख रुपए है, हो सकता है कोई 15 लाख भी बोल दे, हो सकता है कोई 30 लाख रुपए बोल दे। तो आप हर बार तो आप किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे? इसीलिए जो 10 लाख रुपए का अमाउंट है ना, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। 25 लाख रुपए के अमाउंट में चेंजेस और चैलेंजेस आ सकते हैं। 10 लाख रुपए का अमाउंट ज्यादा रिलायबल है, उसका एविडेंस भी है और वो सेम है सभी के लिए, इसीलिए
हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही एक एसेट को रिकॉर्ड करते चलते हैं। ठीक है, द परचेज कॉस्ट ऑफ ₹10 लाख इज एक्चुअली पेड, सपोर्टेड बाय इनवॉइस और एनी डॉक्यूमेंट यानी एविडेंस, और सेम फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं है कि कोई ये बोल देगा कि नहीं 10 लाख रुपए आपने पे नहीं करे थे, हमारे पास एविडेंस है उसका पे करने का, लेकिन 25 लाख रुपए का हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन चेंज कर सकता है। दैट इज वॉट हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, और हम इसे फॉलो क्यों करते हैं ये बात हमने यहां पे कर ली। ठीक है, देयरफॉर इट इज मोर रिलायबल। अब हम इसको टेक्स्ट में भी समझ लेते हैं एक बार। द कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट एसेट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ accounts at their original purchase cost and not at their current market value. ठीक है, यही हमने पढ़ा। According to this concept, assets are recorded at the amount paid to acquire them. हमारे पास लाने के लिए हमने कितना अमाउंट पे किया। Even if the market value of an asset changes later, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में हुई थी, it continues to be shown in the accounts at its original cost. Historical cost is preferred because it is objective, reliable and supported by documents such as bills या invoice या payment receipt, कुछ होगा, agreement होगा. Market value may change frequently and can be uncertain और subjective. Subjective मतलब हर पर्सन के लिए वो अलग अलग हो सकती है, उस सब एक्सपर्ट की वैल्यूएशन का मेथड, वैल्यूएशन का रिजल्ट अलग अलग हो सकता है. इट कैन बी सब्जेक्टिव, बट 10 लाख रुपए का अमाउंट सबके लिए सेम होगा. इसीलिए इट इज प्रिफर्ड टू रिकॉर्ड द एसेट एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट. मार्केट वैल्यू पे हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं. सेम एग्जांपल यहां पे बस हमने मशीन ली हुई है. A machine purchased for ₹1 lakh is recorded in the books at 1 lakh. Even if the market value later becomes ₹1,20,000, it will still be shown at its original cost. ठीक है, historical cost concept completed. चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट पे, जो है मैचिंग कॉन्सेप्ट. आज का सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट. मैचिंग कॉन्सेप्ट मतलब देखो, ये आपको ना थोड़ा थोड़ा एक्रूअल अजम्पशन से मिलता जुलता दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में. थोड़ी सिमिलैरिटी भी है, बट एक दो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं. पहले हम मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है वो समझते हैं. सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करूं, जिस पीरियड की रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो जो खर्चे किए हैं वो भी उसी पीरियड में रिकॉर्ड होने चाहिए. मैच होनी चाहिए रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का पीरियड, तभी जाके प्रॉफिट सही से कैलकुलेट हो पाएगा. एग्जांपल देखते हैं. बिजनेस ए ने रेवेन्यू जनरेट करी 2026-27 फाइनेंशियल ईयर में टोटल 10 लाख रुपीस की. अब ये ना एक बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस है बिजनेसेस में कि वो सेल्स एजेंट्स अपॉइंट करते हैं जो उनके लिए सेल्स लेके आते हैं, और कंपनी या बिजनेस उनको सेल्स कमीशन पे करती है. ठीक है, तो इस 10 लाख रुपीस के लिए खर्चा जो हुआ सेल्स कमीशन का, वो हुआ ₹10,000, जो बिजनेस ए ने पे करना है उसके सेल्स एजेंट्स को. अब क्वेश्चन आता है, दिस कमीशन वाज पेड और विल बी पेड टू जनरेट विच रेवेन्यू. रेवेन्यू है वही 10 लाख रुपए जो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में जनरेट हुई है. तो ये जो खर्चा है 10,000 रुपए का सेल्स कमीशन का, वो भी FY 26-27 में ही रिकॉर्ड होना चाहिए जिसमें रेवेन्यू जनरेट हुई है. Therefore, commission expense should also be recorded or charged to financial year 2026-27. थोड़ा मिलता जुलता है एक्रूअल से, बट दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो हम डिस्कस करेंगे. सिंगल लाइन समरी क्या हुई, एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड. यानी कि ये 10,000 रुपए का कमीशन और ये 10 लाख रुपए की सेल, दोनों सेम अकाउंटिंग पीरियड 2026-27 में ही रिकॉर्ड होने चाहिए, तभी सही प्रॉफिट कैलकुलेट हो पाएगा. सेम अकाउंटिंग पीरियड इन विच द रिलेटेड रेवेन्यू इज अर्नड. ठीक है, इसे ही हम मैचिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं. हमें रेवेन्यू और खर्चों को मैच करवाना ही पड़ेगा करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए. अब देखो डिफरेंस बिटवीन एक्रूअल एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट. इसमें क्या है, देखो एक्रूअल कॉन्सेप्ट बात करता है मेनली टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग of revenue and expenses. It focuses on when income and expenses are recorded, concerned with the timing of recording.
मैचिंग कॉन्सेप्ट भी वैसे टाइमिंग ऑफ एक्सपेंस की बात करता है, लेकिन ये बात करता है कि जिस रेवेन्यू को जनरेट करने में जो भी खर्चा हुआ है उस खर्चे को उसी रेवेन्यू वाले पीरियड में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, फोकस इज ऑन विच एक्सपेंस रिलेट्स टू विच रेवेन्यू कंसर्न विद करेक्ट प्रॉफिट मेजरमेंट। ठीक है, यही मैं बोल रहा था, करेक्ट प्रॉफिट तभी कैलकुलेट हो पाएगा जब एक रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो भी खर्चे हुए हैं वो उसी पीरियड में रिकॉर्ड हो जिस पीरियड में रेवेन्यू रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स एक्रूअल हमें बताता है कि हमें कब रिकॉर्ड करना है, व्हेन टू रिकॉर्ड। मैचिंग हमें बताता है कि अगेंस्ट विच रेवेन्यू खर्चे को चार्ज किया जाना चाहिए, अगेंस्ट विच रेवेन्यू एक्सपेंसिव शुड बी चार्ज्ड। दैट इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन एक्रूअल एंड मैचिंग, बट उनका एसेंस सेम है। अब इसको हम एक बार अपने टेक्स्ट वाली स्लाइड से पढ़ लेते हैं। The matching concept states that expenses incurred to earn revenue should be recorded in the same accounting period in which the related revenue is earned. जिस पीरियड में रेवेन्यू अर्न की गई है उसी पीरियड, उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो खर्चा किया गया है वो भी उसी पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी हमारे एग्जाम्पल में फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द रेवेन्यू ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच्ड with the expenses incurred to earn that revenue. This helps in determining the correct profit or loss of that business for that period. Therefore, expenses are recorded in the same period as the related revenue even if the payment is made earlier or later. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Business earns sales revenue of rupees 10 lakhs in FY 26-27 and pays rupees 10,000 as commission to the salesman for generating that sale. The commission expense should also be charged to FY 26-27 because ये खर्चा, सेल्स कमीशन का खर्चा उस 10 लाख रुपए की रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए ही किया गया है। ठीक है, दैट इज व्हाट द मैचिंग कॉन्सेप्ट इज। हमें रेवेन्यू और खर्चों को मैच करवाना है करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर? चलो, आज का लास्ट टॉपिक, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जिसे हम ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। कुछ याद आ रहा है? हमने कुछ पढ़ा था इसको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। जब हम ट्रांजैक्शन के मीनिंग और डेफिनेशन को पढ़ रहे थे तो हमने ये भी पढ़ा था कि हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दो या दो से ज्यादा आइटम्स या अकाउंट्स को इंपैक्ट करता है। ये एग्जैक्टली वही सेम चीज है। एग्जाम्पल देखते हैं, मुझे लगता है आपको ऑलरेडी पता है इस चीज का, बट फिर भी एक एग्जाम्पल और टेक्स्ट के थ्रू इस चीज को वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, बिजनेस ए, इसमें एक ट्रांजैक्शन हुआ कि बिजनेस ए के ओनर ने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की, कैपिटल इंट्रोड्यूस की 1 लाख रुपए। अब आप पहले वीडियो को पॉज करो और ये सोचो अपने दिमाग में कि इस ट्रांजैक्शन से कौन से दो अकाउंट्स इंपैक्ट हो रहे हैं। आप सोचो एक बार। सर, एक तो बिजनेस में कैश आ रहा है, यानी कैश अकाउंट तो इंपैक्ट हो ही रहा है, बिजनेस में कैश बढ़ रहा है, बिल्कुल सही है। दूसरा ट्रांजैक्शन, दूसरा अकाउंट या आइटम क्या है? दूसरा अकाउंट या आइटम है कैपिटल। बिजनेस में कैपिटल आ रही है, राइट? और कैपिटल एक लाइबिलिटी होती है, ये भी हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ चुके हैं। कैपिटल बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी हो रही है, तो हो क्या रहा है? एक तरफ हमारे पास कैश आ रहा है, यानी कैश बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रही है बिजनेस में। दूसरी तरफ लाइबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि कैपिटल इंक्रीज हुई है। दो आइटम्स इंपैक्ट हो गए। दैट इज व्हाट दिस ड्यूअल एस्पेक्ट या ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट सेज। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन? पहला, कैश यानी एसेट हमारी 1 लाख रुपए से बढ़ गई, कैपिटल यानी कि लाइबिलिटी हमारी 1 लाख रुपए से बढ़ गई। डिड दिस ट्रांजैक्शन क्रिएट टू इफेक्ट्स? डेफिनेटली यस सर, इसने दो आइटम्स को इंपैक्ट किया है। एवरी ट्रांजैक्शन हैज एटलीस्ट टू एस्पेक्ट्स और इफेक्ट्स, इसको ही हम ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं। और कुछ एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? पहला है कैश ड्रॉइंग्स। देखो, इस वाले एग्जाम्पल में कैश इंट्रोड्यूस किया था, कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी, इसने यहां से कुछ पैसा बिजनेस में से निकाल लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, इसी को ड्रॉइंग्स कहते हैं। उस केस में क्या होगा? कैश निकाला है, यानी बिजनेस में से कैश कम हो जाएगा, यानी एसेट कम हो गई। लेकिन ड्रॉइंग्स कहां एडजस्ट होता है? ड्रॉइंग्स कैपिटल में एडजस्ट होगा। ड्रॉइंग्स विल रिड्यूस द कैपिटल, यानी लाइबिलिटी भी कम हो गई।
तो एक तरफ एसेट कम हुई, एक तरफ लाइबिलिटी कम हो गई, कैपिटल कम हो गई, तो दो या दो से ज्यादा अकाउंट्स इंपैक्ट हो गए। इस केस में दो अकाउंट इंपैक्ट हो गए, तो ड्यूअल एस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है। एक और एग्जांपल, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। इसमें क्या होगा, गुड्स आपके पास आए और गुड्स जो है वो आपने गोडाउन में रख दिए, गोडाउन में आपका स्टॉक इन्वेंट्री पड़ा था, यानी कि आपका स्टॉक बढ़ गया, एसेट बढ़ गई। लेकिन क्रेडिट पे आपने माल खरीदा है जिसका पेमेंट आपको फ्यूचर में करना पड़ेगा। यू आर लाइबल टू पे वन पर्सन, और क्रेडिटर जैसे हम कहते हैं, दैट पर्सन इन द फ्यूचर, जिससे आपकी लाइबिलिटी खड़ी हो गई, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो एक तरफ स्टॉक बढ़ा लेकिन एक तरफ लाइबिलिटी भी बढ़ गई। अगेन दो आइटम्स इंपैक्ट हो गए। लास्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं, गुड्स सोल्ड ऑन कैश। इससे क्या हो रहा है सर, इससे हो रहा है बेटा कि गुड्स बेचे, यानी गोडाउन में से स्टॉक निकाल के अपने कस्टमर्स को भेज दिया, स्टॉक आपका कम हो गया, यानी आपकी एसेट जो है वो कम हो गई। लेकिन आपने कैश में माल बेचा है तो उतने ही अमाउंट का कैश आपके पास आ गया, कैश बढ़ गया यानी एसेट भी बढ़ गई। तो अगेन यहां पे भी जो है वो दो अकाउंट इंपैक्ट हो गए हैं। दैट इज व्हाट ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट सेज। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार फटाफट नजर मार लेते हैं इसके टेक्स्ट स्लाइड पे भी। ड्यूअल एस्पेक्ट और ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स और इफेक्ट्स। वन एस्पेक्ट गिव्स अ बेनिफिट एंड द अदर रिसीव्स अ बेनिफिट। आप कोई सा भी ट्रांजैक्शन इमेजिन कर लीजिए, दो या दो से ज्यादा आइटम्स और अकाउंट इसमें इंपैक्ट हो रहे होंगे। देयरफॉर एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट टू अकाउंट्स, एटलीस्ट टू तो हो ही रहे होंगे। द कॉन्सेप्ट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में, जो कि है हमारा सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग का। बट डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम क्या कॉन्सेप्ट फॉलो करता है कि एक ट्रांजैक्शन जो दो या दो से ज्यादा अकाउंट्स को इंपैक्ट करता है, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में वो दोनों ही एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड होते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बहुत ज्यादा दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। इसको जब हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम वर्ड से रिलेटेड। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इन टू वेज। आपने कैपिटल ली, कैश आया, लाइबिलिटी आई, दो तरीके से इंपैक्ट हो गई आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन। कोई सा भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दो या दो से ज्यादा तरीके से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को इंपैक्ट करेगा। इन सिंपल वर्ड, एवरी डेबिट हैज ए कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। ये भी आप एक बार के लिए बचा के रखो, जब हम चैप्टर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। बट अगेन इसको आप ये मान सकते हो, एक राइट हैंड साइड एक लेफ्ट हैंड साइड, एक एस्पेक्ट ये है एक एस्पेक्ट ये है, उस दोनों ही इंपैक्ट होंगे। एक राइट हैंड साइड का एक लेफ्ट हैंड साइड होगा ही होगा, ठीक है। एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट टू अकाउंट्स, ये भी हम पढ़ चुके हैं। वन अकाउंट इज अफेक्टेड बिकॉज अनदर अकाउंट इज अफेक्टेड। एक ट्रांजैक्शन में ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। ये इंपैक्ट हो रहा है क्योंकि ये वाला ट्रांजैक्शन हुआ है, ये इंपैक्ट हो रहा है क्योंकि ये वाला ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है। हर एक ट्रांजैक्शन दो या दो से ज्यादा अकाउंट्स को इंपैक्ट करता है। जैसे कि फर्नीचर परचेज किया आपने कैश में, क्या हुआ इसका इंपैक्ट, फर्नीचर आपके बिजनेस में बढ़ गया, कैश आपके बिजनेस में कम हो गया। अगेन दो आइटम्स इंपैक्ट हो गए, दो अकाउंट्स इंपैक्ट हो गए। हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स खत्म। आज हमने 7 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों। मतलब हमने थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर के 80% पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है। बाकी बचा हुआ 20% हम अपने पार्ट 3 में कवर करेंगे, विच विल बी अराउंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसमें हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिस्कस करेंगे। आई होप सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं, do let me know your doubt or query in the comment box, or you can WhatsApp me your query and I will clear all your doubts. अगर समझ में आ गए हैं, प्रेस द लाइक बटन, अपनी दोस्ती निभाओ, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, and I will see you in the next video. Till the next video, bye bye.